मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली कारवान के उम्मीदवार जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब पाशा भाई साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मरहूम सालार मिल्लत के साथ बेपनाह मोहब्बत करने वाले शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग जनाब इकबाल साहब, रशीद खान साहब, सीनियर मजलिसी जनाब दायद अली साहब, मरहूम जहांगीर पहलवान के फर्जंद जनाब गौस साहब, तंजीम के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम के इंचार्ज जनाब अब्दुल्ला नज़ीर साहब, मरहूम MLA अफसर खान साहब के फर्जंद जुबैर साहब, मोहतरम जनाब फैयाज खान साहब, अजीज खान पठान साहब, नसीर साहब रुकने बल्दिया, मेरे भाई जनाब राजेंद्र यादव साहब, अजीजान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, रियासत तेलंगाना का पहला असेंबली इंतखाब और पहला असेंबली इलेक्शन 7 दिसंबर के दिन पोलिंग का दिन है और एक नई रियासत बनकर 4.5 साल का अरसा हो चुका और उसके बाद ये पहला असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्क़े असम्बली कारवान से दोबारा जनाब कौसर मोहिउद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया और ये इंतखाबी मुहिम का मजलिस के इंतखाबी मुहिम का यह पहला इंतखाबी जलसा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक नई रियासत तश्कील होकर 4.5 साल हुए और मेरा मानना यह है कि तेलंगाना की आवाम के लिए ये बहुत ही निहायती अहम इलेक्शन है और तेलंगाना की आवाम जब 7 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएगी तो तेलंगाना की आवाम को ये बात ज़हन नशीन करना बहुत जरूरी है कि 4.5 साल में जो तब्दीलियां हुई, जो डेवलपमेंट हुआ, एक नई रियासत बनी जिसके ताल्लुक से खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खदशात थे, मगर हमारे खदशात के बरक्स तेलंगाना तरक्की करते गया और आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कहीं किसी रियासत में है तो तेलंगाना में। तो तेलंगाना की आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस असेंबली इंतखाबात के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वो
वो तमाम के तमाम उम्मीदवार के नाम आपके सामने हैं। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, जिन्होंने मरहूम कायद सालार मिल्लत के साथ इस जमात को मजबूत करने के लिए, इस जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए, इस जमात के पैगाम को पहुंचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी और उन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मजलिस को एक मुकाम हासिल है। यकीनन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फज़्ल व करम रहा। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 60 साला सियासी सफर को तय किया तो ये कोई आसान सफर नहीं था और ना आइंदा 60 साल का सफर आसान रहने वाला। इस 60 साल सफर जो हमारे बुजुर्गों ने तय किया, उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हमको एक हौसला देती, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हमको एक नया जोश और वलवला अता करती। हमारे बुजुर्गों की बेलौस और बेनफ्स होकर इस जमात की खिदमत हम तमाम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइंदा 60 साल का सफर भी कोई आसान नहीं रहने वाला और खास तौर से जब कभी भी असेंबली के इलेक्शन आते हैं, पार्लिमानी इलेक्शन आती है, हर इलेक्शन अपना एक मुनफरिद होता है और कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। चाहे बल्दिया का इलेक्शन हो, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन मुश्किल होता है और वही जमात कामयाब होती है, वही जमात का उम्मीदवार कामयाब होता है जिस जमात के चाहने वालों में, जिस जमात के अरकान में डिसिप्लिन होता है और उससे ज्यादा जिसमें इखलास होता है, खिदमत का जज्बा रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भी असेंबली का इलेक्शन कारवान का हो या कहीं पर का हो, यहां पर सख्त मुकाबला होगा। और अगर आपको ये समझ रहा है कि नहीं हमारे सामने कोई नहीं है, मैं उनसे कह रहा हूं कि खुद एतमादी का शिकार कभी मत रहिए। जो हमारे मध्य मुकाबिल है उनकी इज्जत करिए और यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, अपना प्रोग्राम, हमने जो काम किया पिछले 4.5 साल में, उन तमाम चीजों को अवाम के सामने रखेंगे। अवाम बखूबी उससे वाकिफ भी है और इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह अपने फज़्ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको दोबारा कामयाबी से हमकिनार करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब इस असेंबली हल्के के लिए कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बरसों से वाबस्ता रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेलौस खिदमत की और हमेशा मजलूम और गरीब अवाम के दरमियान में रहकर उनके लिए जद्दोजहद की। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यह कहती है कि आप डेवलपमेंट का काम नहीं करा रहे। जो मजलिस का मुखालिफ है, अगर वो दिल्ली में चौधरी बनकर बैठता है, अगर वो मुंबई में किसी जगह पर कोने में बैठता है या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसी घर में रहता है जो मजलिस का मुखालिफ है, तो कहता है कि नहीं ये डेवलपमेंट नहीं कराते और कहते हैं कि हाँ जबरदस्त तकरीरें कर देते हैं,
मगर काम नहीं कराते। टीवी पर आता है इनका एक लंबा चौड़ा आदमी, दलाइल के साथ मुखालिफिन को खामोश कर देता है, मगर डेवलपमेंट के बारे में क्या है? हर कोई बीजेपी का लीडर दिल्ली से टपकता है, कांग्रेस का कोई हेलीकॉप्टर से आ जाता है, तो इनकी जबान में एक ही होता है कि डेवलपमेंट नहीं कराती मजलिस। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये झूठ है, इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तोहमत है उन तमाम आवाम के लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करती है। क्या 4.5 साल में मजलिस के उम्मीदवार ने कोई काम नहीं किया? लोग पूछते हैं तो मैं उनको जवाब देने आज तैयार हूं। आरटीआई का एप्लीकेशन डालो और डालकर आरटीआई के एप्लीकेशन में जवाब तलब कर लो, तुमको मालूम हो जाएगा। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है कि जिस मुकाम पर आज ये पहला इंतखाबी जलसा हो रहा है, जिसको सालार ट्रिस कहते हैं, क्या इसको 150 फीट वाइडन नहीं किया गया? जो डेवलपमेंट नहीं हुआ कहते हैं कि यहां से रोड जो जा रही है वो 90 फीट वाइडन होकर लोटस पॉन्ड तक जाएगी, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? आरटीआई का एप्लीकेशन किसी ने डाला और हैरत की बात की है कि आज से 1.5 महीना पहले एक मजलिस के मुखालिफ आए, बल्कि उन्होंने फोन किया था मुझे, फोन करके यही बेचारे यही कह रहे थे कि ओवैसी साहब, मैंने आपको खुला टीवी प्रोग्राम में देखा, बड़ी जबरदस्त आपने बहस की, मगर आपने डेवलपमेंट नहीं करा। मैंने कहा एक काम करिए, मेरी बात का यकीन मत करिए, आरटीआई का एप्लीकेशन डालिए हल्के असम्बली का आह्वान के लिए। बोले मैं आपका भी डालूंगा। डालिए, कोई छुपाने की बात नहीं है, हम खुली किताब, हम कोई चीज छुपा के नहीं रखते। हमारी अम्मा भी, हमारी बीवी भी हमारे साथ रहती, कि दूसरों की तरह उन्हें वहां अकेले नहीं। आप डालिए जरूर, मेरे पास डिग्री है, वो आवाम के सामने है, वो भी निकल जाता आरटीआई एप्लीकेशन डाले। बात दूसरों की तरह जो निकलता ही नहीं। उन्होंने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला और आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। मैंने कहा ये दारुस्सलाम हाजिर है, दफ्तर आपका है, साल के 12 महीने हम बैठते हैं, हफ्ते के 6 दिन बैठते हैं सिवाय जुम्मे के, आ जाइए। वो आए और आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं इस बात का इकरार करने आया हूं कि डेवलपमेंट का आह्वान में हुआ। मैंने उनसे पूछा किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? तो कहा कि मैंने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला, उसमें निकला। मैंने कहा मेरे को भी एक कॉपी दे दो। बोले आपको जरूरत है? बोला बिल्कुल जरूरत है, मैं जलसे में जाकर बोल लूंगा, क्योंकि हमारे जो मुखालिफिन बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के हैं, ये आजूज माजूज की जो जोड़ी है, इंतखाबी सियासी जोड़ी है, इन तक भी बात पहुंच जाए मेरे भाई। और मेरा भी फरीजा ये है कि मैं जब आवाम के सामने आकर ये कहता हूं कि मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करिए, बटन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए, तो आवाम को यह इख्तियार हासिल है कि पूछे हमसे कि क्या क्या किया। आरटीआई का एप्लीकेशन ये बताता है मेरे भाई कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हर एमएलए को असेंबली हल्के के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए फंड मिलता था।
मिलता है। भेजा देखिए यूट्यूब पे। अच्छा 2014-15 में जब कौसर मोहिउद्दीन पहली मर्तबा एमएलए बने, उस वक्त 75 लाख का बजट था, जिसमें से करीब 54 लाख कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान में इस्तेमाल किए। 2015-16 में 75 लाख में कौसर मोहिउद्दीन ने 73 लाख इस्तेमाल किए। फिर इसको 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो 2016-17 में कौसर मोहिउद्दीन ने 2 करोड़ 60 लाख के करीब उस बजट को इस्तेमाल किया। 2017-18 में 3 करोड़, जिसमें से कौसर मोहिउद्दीन ने 2.5 करोड़ 40 लाख इस्तेमाल किए। 2018-19 जो चल रहा है, 3 करोड़ में से अब तक 2 करोड़ 55 लाख। मगर इसमें यह भी है कि बास कामों की जो तकमील पहुंचे उसका रिकॉर्ड आना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब पूरा रिकॉर्ड दस्तयाब हो जाएगा तो कम से कम 95 to 98% उस एमएलए डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल हुआ होगा। अब फिर हुकूमत हर मिनिस्टर को शहर के 75 लाख देती है, तो कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान के लिए 2015-16 में 75 लाख में से 74.63 लाख को इस्तेमाल करवाया। 2016-17 में 75 लाख में से 74.60 उन्होंने इसका इस्तेमाल करवाया। और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने अपनी नुमाइंदगी पर कई काम करवाए। मिसाल के तौर पर सालार ब्रिज जो एक्सटेंशन हुआ, उसका तखमिया लागत जो पूरा मुकम्मल हुआ 1 करोड़ 80 लाख रुपये। बलकापुर नाला वाइडन हुआ 18 करोड़, अभी भी काम चल रहा है। बॉक्स टाइप ड्रेन जो निजाम कॉलोनी की 1 करोड़ 80 लाख। NP2 पाइपलाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन 3 करोड़ यानी हकीमपेट कुंटे का। फिर निजाम कॉलोनी बछार सब इलाके में हकीम शाह बाबा की ईदगाह डेवलपमेंट का कंपाउंड वॉल, पूरी कंपाउंड वॉल उठी। 6 एकड़ की जमीन उसका तहफ्फुज हुआ, फ्लोरिंग हुई, वो 1 करोड़ 70 लाख। फिर 18 इंच की पानी की लाइन कम्युनिटी हॉल से न्यू हकीमपेट 1 करोड़ 20 लाख की डाल दी गई। गवर्नमेंट स्कूल की इमारत हकीमपेट में 85 लाख में तामीर हुई। उसमें टॉयलेट के लिए 20 लाख रुपये। पानी का बूस्टर लगाया गया हकीमपेट में, 70 फीट की ऊंचाई पर पानी ले जाना था। फिर वहीं को ऐसा ही बूस्टर शाहदीन पहाड़ में 75 लाख से डाला गया। नानानगर में 2 करोड़ के बीटी रोड, सीसी रोड का काम। बख्तावर हुआ, मेराज कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, रस्ताब कॉलोनी, यूसुफ टेकरी, यहां पर पानी की लाइन एक्सटेंड हुई। 35 लाख 4 बूस्टर 30 लाख के लगाए गए। अब एक पानी की लाइन NSF कॉलोनी से पटेल गली में 70 लाख। फिर आप आ जाइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े से MP कारवान में क्या किया, यानी स्पॉट 9 के इलाके में क्या किया। तो कुलसुमपुरा में CCTV के लिए, क्योंकि वहां पर तनाव रहता है फिरकावारियत का, 25 लाख के लिए CCTV कैमरे में दिया। फिर गंगानगर में CC रोड 8 लाख 90 लाख। गिरालापल्ली लक्ष्मीनगर में वही कीमत का तखमिया लागत की रोड। फिर गंगानगर में CC रोड 9 लाख 90 हजार की।
फिर गिरलापल्ली में सीसी रोड LK नगर में भी 8,90,000 और 4,90,000। सूरज लाइन गंगानगर में 9 लाख की डाली गई MP फंड से। फिर आप किले गोलकुंडा में बच्चियों का डिग्री और जूनियर कॉलेज है, कभी जाइए 1700 बच्चियां उसमें तालीम हासिल कर रही, डिग्री और जूनियर कॉलेज में 1700। वैसे भी MP मैंने उसी कॉलेज में जो शुमाल में 2nd फ्लोर पर क्लासरूम के लिए 50 लाख दिए, जुनूब में बिल्डिंग के जुनूब में क्लासरूम के लिए 50 लाख दिए। और अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो पिछले 5 साल में करीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 5.5 करोड़ के डेवलपमेंट के काम खाली उस बच्चियों के डिग्री जूनियर कॉलेज में करवाए गए। अब वहां की बच्चियां कहती हैं कि अब इसको रुकना नहीं है, हमको PG कॉलेज चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो PG कॉलेज का भी मंजूरी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उसी डिग्री कॉलेज वहां पर एडिशनल क्लासरूम बनाए गए 14 लाख। फिर आपके मगरिब में 15 लाख के क्लासरूम, लेबोरेटरी के लिए 15 लाख, बच्चियों के कॉलेज में टॉयलेट 3रे फ्लोर पर 15 लाख के बनाए गए। शुमाल में उस बिल्डिंग के शुमाल में और 15 लाख देकर क्लासरूम बनाए गए। कंप्यूटर रूम 15 लाख MP फंड का। और फिर ये काम मजलिस ने करवाया। अब करना क्या है, और भी करना बाकी है। तो मेजर प्रपोजल ये है जो अब हम मुस्तकबिल में करना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हकीमपेट में जूनियर कॉलेज का क़याम बनाना जरूरी है इंशाअल्लाह ताला। हकीमपेट में एक जूनियर कॉलेज का प्रपोजल कलेक्टर हैदराबाद के पास है अभी, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के बाद हम दोबारा जाकर कलेक्टर हैदराबाद से मिलकर इस काम को तेजी से करवाने की कोशिश करेंगे। हकीमपेट में हुकूमत से नुमाइंदगी करके एक अस्पताल जिसमें 10 बेड की सहूलत हो कम से कम हुकूमत से मंजूर कराएंगे, हम कराना चाहते हैं इंशाअल्लाह। और फिर हकीमपेट, बटफायर, शाहतीम नगर, विरासत नगर में वहां पर HMDA की तरफ से केस डाल दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने उसकी नुमाइंदगी की। बहुत से लोगों को GO 58 के तहत रेगुलाइज भी कराया गया, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। और आप जानते हैं कि पानी का टैंक दरगाह शरीफ के नीचे जमीन, वहां पर मैंने खुद चीफ मिनिस्टर से जाकर मुलाकात की और ताकि वहां पर वो पानी का टैंक बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला वो करीब इतना 20 करोड़ 19 करोड़ की लागत से वो पानी का टैंक बनेगा। हुकूमत ने परमिशन भी दिया उस जमीन के इस्तेमाल के लिए। वाटर वर्क्स ने उस पर टेंडर भी बुलाया और इंशाअल्लाह ताला जब वो काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह 1 साल भर में काम तकमील को पहुंचेगा। पूरे हल्के कारवान के लिए सीवरेज लाइन नहीं डालने का एक हम प्लान बना चुके हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। हम कोशिश की कि कम से कम GO जारी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन उसका हो जाए। पूरे कारवान में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 280 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह ताला पूरे समझल के कारवान में नई ड्रेनेज की सीवरेज लाइन डाली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मसला है, मैं मान रहा हूं, इस पर इकरार कर रहा हूं, ये काम कराना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये काम करवाएंगे। मेरे भाई, ये काम डेवलपमेंट
जो बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको डेवलपमेंट की स्पेलिंग नहीं आती, आप हम क्यों नहीं होता? दारुस्सलाम में रोज बैठकर दरवाजे खुले हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि 4.5 साल में कहीं पर भी हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, कहीं पर भी एक प्रकार का फसाद नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल राइट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, कर्फ्यू नहीं हुआ। यह भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारनामा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि शहर में और नई रियासत तेलंगाना में अमन रहेगा। मैं वादा कर रहा हूं शहरियान हैदराबाद से, मैं वादा कर रहा हूं तेलंगाना के गयूर अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में कभी भी फसाद नहीं होने देंगे, तेलंगाना में कभी कर्फ्यू नहीं लगने देंगे। इंशाअल्लाह हम अमन चाहते हैं और अमन से ही सबको फायदा है। गरीब को फायदा है, बच्चों को फायदा है, बच्चियों को फायदा है, मां और बहनों को फायदा है, किसान को फायदा है, दलित को फायदा है। मजलिस ने ये काम किया मेरे भाई, ये मुख्तसर से वक्त में एक अहम काम को आपके सामने रखा। मैं अगर शुरू करूं तो लोग बोलेंगे इनकी तकरीर सुननी आए, इन्होंने स्कूल के प्रोफेसर की तरह आपको लेक्चर दे रहे। मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूं, मगर ये हकीकत भी बयान करना जरूरी है। और इंशाअल्लाह ताला हमने हमारी मां और बहनों की मीटिंग ली थी एमएफ गार्डन में, उनके पास से जो तजावीज आई थी इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। हमारी मां और बहनों ने कहा कि खवातीन के लिए स्विंग सेंटर के ऐसे सेंटर कायम करो जहां पर खवातीन दिन के औकात में आकर अपनी स्विंग सेंटर पे वो तालीम लें, ट्रेनिंग हासिल करें और उसके बाद उनको स्विंग मशीन, एक मशीन भी मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी तजवीज माकूल है, जरूरी है और हम जरूर उस पर अमल करेंगे। बहुत से बुजुर्गों को पेंशन की भी जरूरत है, कईयों को पेंशन मंजूर करवाया, इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा। मजलिस के मुखालिफिन बोलते तुमने क्या किया, मैंने कहा ये किया। तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर अकबरुद्दीन अवैसी ने मजलिस की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चीफ मिनिस्टर को कहा कि हम इस बात का खैर मुकद्दम करते हैं कि आप मंदिरों के पुजारियों को भी तनख्वाह दे रहे हैं, तो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर साहब आप मस्जिदों के इमाम और पेशमाम को भी तनख्वाह दें। फौरन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसको मंजूर करता हूं, माकूल तजवीज है। आज तेलंगाना के हर मस्जिद के इमाम को, पेशमाम को महाना 5,000 रुपये मिलते हैं। बताइए क्या ये गुनाह है, गलती है? हाईटेक तेलंगाना इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर उस जमीन की लागत में आई मौजूदा मार्केट वैल्यू में 100 करोड़ के ऊपर, वहां पर 31 करोड़ की लागत से यह कन्वेंशन सेंटर बनेगा। नामपल्ली के पास अनीसुल गुरबा है। अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके कहा कि बाजू जमीन आरएनबी की जमीन हवाले करो आप। रोड वाइंडिंग में अनीसुल गुरबा 11 है, 4,500 गज जमीन आरएनबी की लेकर वहां पर 21-25 करोड़ की लागत से यतीम बच्चों की कफालत का, उनकी मदद का वहां पर इंतजाम है। अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग बन रही। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हो रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रैफिक का इंतजाम और खास तौर से रेती बौली से लेकर इस फ्लाईओवर तक आने के लिए सुबह और शाम के औकात में बड़ी तकलीफ होती है।
तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जहां पर कांग्रेस का हाथ लगा हुआ है, देख रही मैं आपके सामने से शुरू करो ताकि ये हाथ देने वालों को भी मालूम हो जाए कि मजलिस काम कैसा करती है। वहां से लेकर क्या फ्लाईओवर आ रहा सालार ब्रिज तक एक फ्लाईओवर आएगा, ट्रैफिक इंशाअल्लाह मंजूर है काम, ये जियो शुरू हो चुका है, इसको करवाएंगे। मेरे भाई ये तमाम बुनियादी अहम काम का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि आप जब यहां पर जलसे में आए हैं तो आपको बात भी मालूम होना आपका हक है कि मैं क्यों मजलिस को क्यों पतंग के निशान पर बटन दबाऊं, मैं क्यों जुए के दिन निकल कर अपनी वोट का क्यों इस्तेमाल करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4.5 साल में मजलिस का काम। और एक बात जो मैंने हमारे खवातीन के इजलास में कही कि मैंने कहा हमारी इज्जतदार मां और बहनों, एक बात का भी आप इकरार कर लो कि लाइट तो नहीं जा रही ना, और लाइट नहीं जा रही तो माशाअल्लाह मगरिब के बाद 7 से 9 बजे तक हमारे घर में ऐसा दिखता कि कोई मर्द शरीफ नहीं आना, उन्हों और टीवी बस है, क्या कर सकते लाइट तो नहीं जा रही, हम इंतजाम करें, बड़े यकीनन तकालीफ है उसको दूर करेंगे। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी जमात है, ये आपकी मजलिस है, ये मेरी मजलिस है, ये आपकी आवाज है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी शनाख्त। लोग मुझसे पूछते प्रेस वाले आकर कि सऊदी अरब आपका विजन क्या है, विजन मकसद क्या है। मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, मेरा विजन वो चंद्रबाबू नायडू जैसा नहीं है जिसने बड़ा धोखा दिया, झूठ कहा कि हैदराबाद को सिंगापुर बना दूंगा। सिंगापुर बोले, जाके वहां पड़ गए। मेरा विजन ये है मेरे भाई कि तरक्याती काम हो, मेरा मकसद ये है, मेरी सोच ये है, मेरी फिक्र ये है कि हर मासूम बच्चे और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। हमारा काम, हमको हमारा मकसद ये है कि हर छोटे बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम हो, हमारे नौजवानों के लिए उनकी जवानी बामकसद हो, उसके लिए हमको काम करना, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि हमारी मां और बहनें कि उनके दिलों और सीनों में खौफ ना हो, ये हमारा मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा मकसद क्या है, मेरी मेहनत क्या है, मेरी सोच क्या है कि कल कोई अखलाक की तरह कोई बाप आकर या ये ना कहे कि सऊदी ओवैसी मेरे घर में, मेरे फ्रिज में गोश्त था तो लोग मेरे घर में घुसकर मुझको मारा। मैं नहीं चाहता कि कोई अखलाक हो। मेरी सोच ये है, मेरी फिक्र ये है, मेरा मकसद ये है कि अगर किसी बच्चे का नाम रोहित वेमुला हो तो वो कॉलेज में इज्जत के साथ पढ़े, अपनी तालीम को मुकम्मल करे। अगर किसी बच्चे का नाम जुनैद है जो 17 साल का है, जो हाफिज़ कुरान है, जो मुझसे आकर ये ना कहे कि सऊदी ओवैसी मजलिस वालों, मुझे हाफिज़ कुरान देखकर मेरे जिस्म पर चाकों से मार दिया। कोई अलीमुद्दीन आकर मुझसे ना कहे कि मुझे सरे बाजार रोक कर गोश्त के झूठे इल्जाम में मुझे मार मार कर खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अगर कोई अलीमुद्दीन हो, कोई राजेंद्र हो, कोई रोहित वेमुला हो, कोई अंकित हो, उनके दिलों से खौफ ना रहे। सऊदी ओवैसी मुझे डर लगता है। कोई नौजवान आकर मुझसे ना कहे कि मुझे डर लगता है, कि हमारी मां और बहनें हमको फोन करके ना कहे कि हमको डर लगता है, हम डर निकालना चाहते हैं।
हम डर को खत्म करना चाहते हैं। और जब 4.5 साल में शहर हैदराबाद में तेलंगाना को तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तकब्बुर में नहीं कह रहा हूं कि 4.5 साल में बहुत ही कम फोन आए हमारी माओ के, जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे डर लगता है। किसी नौजवान के फोन आए जरूर, मगर किसी नौजवान ने नहीं कहा कि सर साहब हमको डर लगता है। इस डर को मिटाने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया। क्या हमने फिरका परस्ती को फरोग किया? नहीं किया मेरे भाई। हम फिरका परस्ती को फरोग नहीं किए, ना कभी दे। हमारा मकसद क्या है कि मुसलमान हो, दलित हो, बीसी हो, ये तमाम मजलूम है, इन तमाम मजलूमों को मुत्तहिद करना। लोग मजलिस को फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस नफरत को फैलाती है। बल्कि कांग्रेस के सदर पुराने शहर को आए, हमारे बुजुर्गों की निशानी चार मीनार के सामने खड़े होकर MIM पार्टी पर तनकीद की। कांग्रेस के सदर ने कहा कि मजलिस पार्टी नफरत को फैलाती है। अमित शाह हैदराबाद को आकर कहा कि हैदराबाद को मजलिस से मुक्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मजलिस नफरत को फैलाती है। तो अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद में डर है, मजलिस का डर पैदा करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए कि जिस शहर के गली कूचों में मैं कौसर मयोद्दीन और एक बुजुर्ग है यहां पर, जिन्होंने अपना बचपने से लेकर आज इस उम्र को पहुंचे, जिसके गली कूचों में हमने गिरा, जिसमें हमारी जिंदगियां हमने गुजार दी, जहां पर हमने खुशियां मनाई, गम मनाया, और आकर आप हमसे कहती हैं कि हमारे शहर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे असलाफ की निशानियों के सामने खड़े होकर इल्जाम लगाती कि मजलिस नफरत को फरोग देती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को भी नफरत मजलिस से, कांग्रेस को भी नफरत मजलिस से। बीजेपी के सदर अमित शाह चीखे मार मार कर कह रहे हैं कि मजलिस के डर से, मजलिस के डर से। कांग्रेस के सदर भी आकर चार मीनार के सामने खड़े होकर शुरू होकर, मेरे भाई, हम पर इल्जाम कि हम महाराष्ट्र और बिहार में इलेक्शन लड़े, हम नफरत फैलाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत को बयान कर रहा हूं। 4.5 साल में जितने इल्जामात, जितने झूठी बातें मुझसे मंसूब कर दी गई, शायद हिंदुस्तान के किसी सियासतदान को इतना इल्जाम लगाया गया हो। महाराष्ट्र, मुंबई के बहुत बड़ी तंजीम के जिम्मेदार किसी ने मुझे उनका वीडियो दिखाया और कहा कि देखो असदुद्दीन ओवैसी ये क्या कह रहे हैं तुमको। बड़ी तंजीम के जिम्मेदार ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मेंढक है, असदुद्दीन ओवैसी बरसाती कीड़ा है। मैं सुना, और जब मैं सुनकर बिलाने वाले ने मुझसे पूछा फोन करके कि क्या रिएक्शन है आपका, देखिए आप। मैंने झूठी बातों को सुनकर कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। मैं मेंढक हूं, ठीक है, मैं कीड़ा हूं, ठीक है, मैं हर बुरी चीज हूं, ठीक है, मैं मानता हूं आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। मुझ पर इल्जाम लगाए कि बिहार को क्यों गए। 6 सीट पर बिहार को लड़े, 6 जगह पर हमको शिकस्त हुई, कहीं से बीजेपी कामयाब नहीं हुई, मगर इल्जाम हम पे लगा दिया गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों लड़ते,
मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर और तुम्हारा ये सान कि हम बड़े हैं ओवैसी छोटा है। कौन होता है ओवैसी? जो बड़ों के सामने खड़े होकर बराबरी की बात करता है। इनको पसंद नहीं आता कि हैदराबाद की गली कूचों से निकलने वाला एक नौजवान जो शेरवानी और टोपी पहनकर हमारी आंखों में आंखें डालकर मिल्लत मजलूमा की, दलितों की, कमजोरों की बात करता है, इनको पसंद नहीं आता कि कौन है ये जो हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। कौन है ये जो हमको ललकारता है? कौन है ये जो हिंदुस्तान के संविधान को सामने रखकर बात करता है? कौन है ये जो हिंदुस्तान के संविधान में क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। लिबर्टी का मतलब आजादी। मैं आजादी चाहता हूं। किससे आजादी चाहता हूं? इन लोगों से आजादी चाहता हूं जो 70 साल से मुझे कमजोर करके रखती है, जो 70 साल से मुझे डरा डरा कर हमारे दिलो दिमाग में ये बात पहुंचा दिया कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि तुम सिर्फ हमको वोट डालना। मैंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में लिबर्टी की बात है, आजादी की बात है, हमको आजादी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी की बात है, भाईचारे की बात है। मैं दलितों में, पीसीओं में, कमजोरों में, बच्चों में, खवातीन में भाईचारा चाहता हूं। ये लोग नहीं चाहते कि इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, इंसाफ की बात, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। मेरे भाई, यही तो हमारी लड़ाई है। मगर ये नहीं चाहते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये यही चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी डर कर रहे। कौन है ये जो हकायत को हमारे सामने बयान करता? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ा बिहार में। इंशाअल्लाह ताला जब 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, किशनगंज से मंजिल का उम्मीदवार अख्तर अली खान इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने मुझे मेंढक कहा, कीड़ा कहा, गंदी नाली का कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम और कहो, खुद बोलो। जो कांग्रेस के सदर से भी कह रहा हूं कि आप हम पर इल्जाम लगाए कि हम नफरतों में इजाफा करते। सुनो, किशनगंज से लड़ूंगा मैं दोबारा इंशाअल्लाह होगा। महाराष्ट्र क्यों गए? आप अंदाजा लगाइए कि कौमी पार्टी का सदर ये कह रहा है कि एमआईएम हर स्टेट में जाकर क्यों चुनाव लड़ती है। नहीं जा सकते क्या हम? मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्या मुझे आपसे वीजा लेना पड़ेगा मुझे बिहार, महाराष्ट्र जाने के लिए? क्या मुझे कर्नाटका में जाने के लिए आपसे इजाजत लेना पड़ेगा? आपका हिंदुस्तान के मालिक हैं, क्या हिंदुस्तान में आपका सिक्का चलता है? क्या हिंदुस्तान आपके घर का है? क्या हिंदुस्तान में अंबेडकर का दिया हुआ कानून नहीं है? क्या हिंदुस्तान में मैं किराएदार हूं? क्या हिंदुस्तान में तुम मेरे मालिक हो? क्या मैं तुमसे पूछ कर जाऊं? क्या तुम मेरे मालिक हो कि तुम मुझे गाली दो, मेंढक कहो, कीड़ा कहो? 4.5 साल में इल्जाम पे इल्जाम। मैं नफरत में इजाफा करता हूं, राहुल गांधी कहती है, अमित शाह कहते हैं कि डर पैदा करता है। मैं दोनों से कहना चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आ जाओ मैदान में तुम दोनों हैदराबाद से मुकाबला करके लिबरल लोग से। सुनिए, ठहरिए। आइए, जमहूरियत में मुकाबला कर लो मुझसे। हैदराबाद आपके लिए हाजिर है। चीखे मार कर क्यों कहते आओ हैदराबाद से?
मर्द है तो आओ मुकाबला करो, जमहूरियत तुमको इजाजत देती है, मुकाबला करो, एक बार फैसला हो जाए। वक्त है, अभी भी सोच लो। अमेठी से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो। और अमित शाह आप नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वहां से भी यहां से भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आजूज माजूज की जोड़ी मिलकर आ जाओ। मालूम होगा नफरत कौन फैलाता। नफरत हम फैलाते हैं। क्या कांग्रेस के सदर भूल गए कि हाशिमपुरा में उत्तर प्रदेश में जब पीएससी की पुलिस उठाकर 40 लोगों को नदी के किनारे लाकर गोली मार किया तो वजीर आजम मैं था या तुम्हारे बाप थे? जब नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी के वजीर आजम था? कि बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर को जब उसमें घुसकर जो हरकत की गई, कौन था वजीर आजम? मैं था या तुम्हारी पार्टी का था? जब ताले खोले गए बाबरी मस्जिद की, कौन सा वजीर आजम बताओ कांग्रेसियों? मैं था या तुम्हारे थे? जब दिल्ली की सरजमीन पर एक वजीर आजम के कत्ल के बाद सिखों के खून से होली खेली गई, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी का था वजीर आजम? बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई के शहरों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ, मैं था वजीर आजम या तुम्हारे पार्टी का वजीर आजम चीफ मिनिस्टर था? मैं नफरत में इजाफा करता हूं। बताओ, मेरा सवाल है ये, जवाब देने की हिम्मत है तो दो, और मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नफरत फैलाता हूं? मंजलिस नफरत फैलाती है? नहीं, मंजलिस नफरत नहीं फैलाती। मंजलिस मोहब्बत का नाम है। मंजलिस लोगों को खरीद करने का नाम है। मंजलिस नफरतों को मिटाने का नाम है। मंजलिस डर का खात्मा करने का नाम है। और मंजलिस का नाम यह भी है, सुनो, कि हम लोगों के दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि अमित शाह हो या मोदी हो या कांग्रेस का सदर हो, इनसे नहीं डरना, कभी नहीं डरना। हम इंसानों से डरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए वाले हैं। आप हमको कह रहे हैं, और इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे पाएंगे, कल एक छोटा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उससे छोटा फेसबुक पे आएगा। मैं लाइव आया, देखो फेसबुक पे कोई गाड़ी चलाते बोलेगा मैं लाइव आया। अरे लाइव वो नहीं है, लाइव ये है, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। तुम लाइफ में जाते, मैं लाइफ में जाता हूं। हम जिंदगियों में काम करते हैं, नजर नहीं आया। इलेक्शन आया तो गरीब मजलूम आवाम के हमदर्द बन गए, और फिर मजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या 1998 से लेकर 2012 तक आपके साथ था? नहीं, क्या था? फिर दूध का धुला हुआ था। दूध का धुला हुआ था जब तुम्हारी पार्टी के लोग मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ तो मजलिस से कहा तारीफ करो, जब अच्छे थे। शरीयत के ऊपर बिल आया, ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल आया लोकसभा में। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने वालों, मुझे और काटने वाला कहने वालों, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरा तुमसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किशनगंज के एमपी है, वो दारुल देवबंद के आलिम है, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर है। उन्होंने बयान दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। एमपी है, और यहां पर आकर सदर कांग्रेस नफरत की बात करती है। आपके पास तो आप इजाजत नहीं दिए,
ट्रिपल तलाक पर किसने बहस की? कि ट्रिपल तलाक पर किसने दलाल के साथ बीजेपी के प्रोग्राम को बेनकाब किया? किसने ट्रिपल तलाक के बिल पर लोकसभा पर हर एक बात का रिप्लाई किया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत गलत काम कर रही है? दस्तूर के खिलाफ बिल लाया किसने किया? आपने किया, आपके पार्टी के लोगों ने की। दुनिया देखती है, दुनिया जानती है कि लोकसभा में अगर किसी ने दलाल के साथ बीजेपी को बेनकाब किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। आपको उसमें भी तकलीफ था। आप नफरत की बात करते हैं। मोहतरम, मोदी से जाके गले आप मिले, मैं मिला। मोदी से मोहब्बत इतनी कैसा क्यों है आपको? MIM अगर मैं मोदी से हाथ मिलाता और उसकी फोटो छप जाती तो 2 दिन तक टीवी चैनल पर चलता कि देखो ये हाथ मिला दिया, हाथ मिला दिया। कोई फतवा जारी कर देता कि मरने के बाद इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देना, मगर वो गले मिलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। बोलो ना, क्यों डरते आप? क्यों डरते इन लोगों से आप? बोलो। जब गले मिल सकते हैं मगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती मजलिस। तुम गले मिल सकते हो मगर मैं बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तुम मोदी से गले मिल सकते हो मगर मैं मिल्लत मजलूमा की एक आवाज नहीं बन सकता। तुम गले मिल सकते हो मगर मैं गरीब और मोहताजों के इंसाफ की बात नहीं कर सकता। मैं ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत नहीं कर सकता मगर तुम गले मिल सकते हो। और फिर इन्हीं के गुलाम नबी आजाद, इनके 45 साल के मेंबर, इनका बयान आया। गुलाम नबी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे 20% मेरे पार्टी के हिंदू मेरे को नहीं बुलाते इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। आपके पार्टी के ये सीनियर मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बयान किया। बताओ आप क्या है आपके पास? मगर मजलिस नफरत फैलाती है। मेरे भाई, इनका ये चेहरा आपके सामने। दूसरी तरफ तेलंगाना में तो खैर कांग्रेस का कुछ नहीं है। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की संभल में तो पुलिस के पास से गोलियां खत्म हो गई तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा कि फायर फायर खाए खाए। बोला क्या मजाक नहीं हुआ है साहब? फायर खाए खाए। तो इनका भी हाल ऐसी है, खाली अखबार में खाए खाए है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। यहां बीजेपी कारवान मुकाबला मजलिस से, और फिर वही बात कहेंगे हिंदुत्व, एक हो जाओ, मजलिस को रोको। अरे बताओ तुमने क्या किया? हमने राजेंद्र यादव को कामयाब किया बल्दिया के इलेक्शन में। ये हमारी कामयाब। आपके पास क्या है? तो खाली खाए खाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बीजेपी के बारे में आप सोचते ना तो जब पेट्रोल पंप को जाते, हर पेट्रोल पंप पे जाओ आप, वहां मित्रों की फोटो, जो जाता पेट्रोल डलाने बोलता दाल भाई 2 लीटर दाल लिया 2 लीटर डला के मुझे बोलता पैसे देते, खत देख के बोलता तेल को तो 19 में नहीं छोड़ूंगा। हर जगह हजरत की फोटो मुस्कुरा रहे। पेट्रोल हमारी गाड़ी में फट रहा, इन मुस्कुरा रहे, कीमतें बढ़ रही आसमान में, हर पंप पे इनकी फोटो। अच्छा किया लगा, वेरी गुड। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है
हिंदुस्तान के वजीर आजम डॉलर 74 रुपीज हो गया। अमेरिका गए थे, ट्रंप से इतने गले मिले कि गाड़ी से उतर की गिर गया। कुछ भी हो लपट, मीटिंग खत्म हुई, गले फिर जा रहे, फिर गले, फिर लपट, उन्हें नहीं बना रहे। अच्छा उनके गिरा, इसलिए हटा लेंगे। हैदराबाद में बोल रहा लपेट लेंगे, यानी तो निकाल पहले, बाद में लपेट के खाली के बाद में देंगे। उन्हें बोला लपेट लेंगे। 26 जनवरी का दावतनामा भी आइए, 26 जनवरी। उन्हें भी सोच के 3 दिन पहले बोला मैं नहीं आ सकता, बहुत मसरूफियत थे। क्यों करते भाई आप? कौन है उन्हें कि दूसरे नहीं है पूरी दुनिया में? वहां पर भी ट्रंप निकल गया इनके हाथ। पेट्रोल डीजल की तो कीमतें आप देख लीजिए, माशाअल्लाह आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुछ फिक्र ही नहीं है। सीबीआई एजेंसी है, सीबीआई ऐसा दिख रहा है कि वहां पर तेलंगाना केसरी हो रही। नंबर 1 नंबर 2 लड़ रहे, उन्हें चोर मैं चोर। और इन्होंने बोलते कांग्रेस वाले चौकीदार चोर। सुनो कांग्रेस बीजेपी वालों, जितने इस मुल्क के चौकीदार थे सबने चोरी की, सबने धोखा किया दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ, सबने। तारीख पर अगर वाकयात को सामने रखोगा तो सब सामने। सीबीआई में अब तो दंगल हो रहा, तेलंगाना बल्कि भारत केसरी हो रही है। तेलंगाना पर 2 लड़ रहे, नंबर 1 नंबर 2। ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया तो बीजेपी वाले मेरे को तनकीद करे, मुस्लिम औरतों के हक में नहीं है। मैंने बोला हमारे से ज्यादा तुमको मोहब्बत। मरहूम खायद बोलते थे कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। साबरीमाला का जजमेंट आया, वहां पर जेंडर जस्टिस भूल गए। और अमित शाह बोल रहे हैं कि मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करना। और जब हमने कहा कि फैसला गलत है, हम इज्जत के साथ कहते। जब पार्लियामेंट में मैंने एक्सपोज किया बीजेपी और कांग्रेस को, आपको फिर याद दिला रहा हूं कि ट्रिपल तलाक का जब बिल आया था, मैंने तरमीमात पेश की। उन तरमीमात को कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया। और यहां आकर हमको इनसे मिले उनसे मिले, अरे तुम कितना बोल सकते, बोलो मेरे बारे में। मगर एक बात यकीन कर लो कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं जिंदगी का मेरा मकसद एक ही है कि गरीबों के दिलों से, मुस्लिम अक़लियत, दलितों, आदिवासियों, ख़वातीन के, नौजवानों के दिलों से खौफ को मिटा दिया जाए। मैं आजादी चाहता हूं, खौफ से तुम्हारे जुल्म की वजह से। मैं भाईचारा चाहता हूं, मैं इज्जत चाहता हूं, मैं बराबरी चाहता हूं, मसावत चाहता हूं। मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होकर बोलता था, बोलता रहूंगा। हर आदमी बस ओएसी ये ओएसी वो, अरे टीवी पे कोई प्रोग्राम खत्म नहीं होता 10 बजे से पहले जब तक दूल्हे भाई का नाम नहीं। ऐसा लगता है कि इनके भाईजान हम बने बैठे हैं, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता इनको। माइका लाल हम ही नजर आते। देख लो आप, 7 बजे से शुरू होता, पेट्रोल पे डिबेट हो रही, ओएसी का नाम आ गया। स्टॉक एक्सचेंज किया, ओएसी का नाम आ गया। टॉयलेट नहीं बन रहा, ओएसी का नाम आ गया।
मेंढक होता है ना, वो जब पुकारता है तो हमको बचपने में हमारे उस्ताद ने बताया कि कभी किसी मेंढक को नहीं मारना, इसलिए कि उसकी आवाज जो निकाल रहा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हम भी अपना जिद्दोजहद करते रहेंगे, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करती आई और काम करते रहेगी। बीजेपी हर जगह पे ना क्या कहीं हम 1 मिनट बोल रहे 60 सेकंड अपने 60 सेकंड में 100 बात हो सकता हूं मेरे भाई। बहरहाल अभी तो पहला जलसा है, इंशाअल्लाह ताला 37 दिन बाकी है। अभी 7 दिसंबर सुबह के अवलीन सातों में निकलकर रोजाती जुमे का दिन है। खुदा के लिए अपने घर में हमारी बहन से मत कहो जरा अंडा बनाओ, हमारी अम्मा से मत कहो जरा अम्मा जरा खिचड़ी बना दे, हमारे भाई से मत बोलो पंडी से इडली लेके आ। निकलो सुबह 7 बजे, पोलिंग बूथ को जाओ, वोट डालो। जुमे का दिन है, खूब दुआ करो, जुमे की नमाज पढ़ो, वोट डालो, असर की नमाज पढ़ो, वोट डालो। मेरे भाई निकलकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। कौसर मोइनुद्दीन एक गरीब हमारा उम्मीदवार है। जो लोग मजलिस पर उंगली उठा के बताओ कि आज से 30 साल पहले यही कौसर मोइनुद्दीन मुशीराबाद गोरखपुर में साइकिल पर जाकर अखबार नहीं डालता था। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मसलहत की तालीम है। बहरहाल वतन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अब जलसों का सिलसिला